नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों पता है आपको कि हम यहाँ पे रीट के अकॉर्डिंग पॉलिटी जो पढ़ रहे हैं उसमें राज्य सरकार यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और राज्य सरकार में हमने विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल का अध्ययन कर लिया है। आज हमें राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़नी हैं। ये हमारा पॉलिटी का सिलेबस है दोस्तों, तो ये आप देख लेना। आज हम शुरू करते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, राज्यपाल हमने पढ़ लिया था, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। शुरू करते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ, भूमिका, कार्य। सबसे पहले तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये अनुच्छेद 154 में कहा गया था, पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया था। वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, उसी तरह से राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। अब देखो, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, राज्य महाधिवक्ता, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और राज्य के विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां की जाती हैं। तो हमें पता है कि जैसे राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्रीय स्तर के आयोग होते हैं और बड़े बड़े जो पद होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, सारे मंत्री हो गए, उनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उसी तरह से राज्य में मुख्यमंत्री हो गया और जो अन्य राज्य के कैबिनेट मंत्री हो गए, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हो गए और राज्य महाधिवक्ता हो गया, और जो भी राज्य स्तर के आयोग होते हैं उन सभी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ही राज्य विधानमंडल का कोई भी विधेयक कानून बनता है। हमें पता है कि जिस तरह से संसद में दोनों सदनों में कोई प्रस्ताव पारित होने के बाद में अंतिम रूप से हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उसी प्रकार राज्य में होता है। जिस राज्य में दो दल होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, उनमें दोनों में कोई भी प्रस्ताव पारित होने के बाद में अंत में राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ही वो विधेयक कानून बन पाता है। ठीक है, ये तो हो गई सामान्य शक्तियाँ। ठीक है, अब अनुच्छेद 161 में समाधान का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। जिस तरह से राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार, वैसे ही कुछ राज्यपाल को भी दिया गया है। राष्ट्रपति का समाधान अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 72 में दिया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का समाधान अधिकार दिया गया है। राज्यपाल ऐसे अभियुक्त को समाधान प्रदान कर सकता है जिन्हें संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई हो। देखो, अगर राज्य का कोई अपराधी है जिसे राज्य के हाई कोर्ट ने सजा सुना दी है, उसे माफ़ करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रीय रूप से अपराधी है, मतलब जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, उसको राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। उसको फिर माफ़ करने का अधिकारी कौन हो सकता है? राष्ट्रपति हो सकता है। लेकिन राज्य स्तर का कोई मामला है जिसको हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है, और अगर वो क्रिमिनल राज्यपाल के पास में जाता है समाधान के लिए, तो राज्यपाल चाहे जब उसे माफ़ कर सकता है। तो ये हो गया, राज्यपाल ऐसे अभियुक्त को समाधान प्रदान कर सकता है जिन्हें संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय ने सजा सुनाई हो। लेकिन मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल समाधान नहीं दे सकता, क्योंकि अनुच्छेद 72 के तहत यह अधिकार राष्ट्रपति को ही है। दोस्तों, हमने देखा था कि राष्ट्रपति के पास लघुकरण, परिहार, है ना, और ये जो मृत्युदंड तक समाधान करने का अधिकार दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड भी हो जाए, फांसी भी हो जाए, तो भी राष्ट्रपति उसे फांसी को पूरी तरह से माफ़ कर सकता है या फिर फांसी को उम्र कैद में बदल सकता है। लेकिन जो राज्यपाल है हमारा, उसके पास में ये तो है कि वो फांसी को उम्र कैद में बदल देता है ना, लेकिन वो फांसी को पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकता। मतलब मृत्युदंड अगर किसी को दे दिया गया है तो वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। फांसी को भी उम्र कैद में वो नहीं बदल सकता है, क्योंकि अगर एक बार किसी को फांसी सुना दी गई तो फिर मृत्युदंड ही हो गया ना। तो मृत्युदंड को राज्यपाल नहीं बदल सकता। ये हो सकता है कि किसी की सजा को कम कर सकता है या फिर सजा का रूप बदल सकता है। जैसे कि किसी को सश्रम कारावास दिया गया है तो उस सश्रम को हटा देगा, सिर्फ कारावास कर देगा, या फिर किसी को 20 साल का कारावास सुनाया गया है तो उसे 15 साल का करवा सकता है। ऐसे मतलब सजा को बदल सकता है, उसकी अवधि है वो कम कर सकता है। लेकिन मृत्युदंड को माफ राज्यपाल नहीं करता, क्योंकि मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 167 में सूचना का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल से सूचना मांगने का अधिकार है, और यह सूचना कौन उसे उपलब्ध करवाएगा? मुख्यमंत्री। जैसे कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 78 में सूचना का अधिकार प्राप्त था दोस्तों, जिसे प्रधानमंत्री सूचना प्राप्त करवा रहा था, वैसे ही राज्यपाल को भी विधानमंडल में क्या चल रहा है, विधानमंडल में क्या कार्यवाही हो रही है, समस्त तरह की सूचना पाने का अधिकार है, और यह सूचना उसे कौन उपलब्ध करवाएगा? हमारा मुख्यमंत्री।
अब देखो, अनुच्छेद 171 में राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के उच्च सदन मतलब विधान परिषद के 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा अथवा सहकारी क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जिस तरह से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, तो विधान परिषद में हमने अध्ययन किया था, विधान परिषद 171 में दी गई है कि विधान परिषद के 1/6 भाग, है ना, चाहे विधान परिषद भी हो, सदस्य संख्या जितनी हो, उनका 1/6 भाग वहाँ का राज्यपाल मनोनीत करेगा। कौन से सदस्य? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से जो अग्रणी सदस्य उनके होते हैं उनको। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं दोस्तों, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो इसमें से आप जम्मू कश्मीर हटा दीजिए क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है, और जो आंध्र प्रदेश है उसमें 2 बन गई दोस्तों, एक आंध्र प्रदेश की और एक तेलंगाना की। तो हैं तो वर्तमान में 6 ही, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वहाँ ख़त्म कर दी गई और आंध्र प्रदेश में एक और बना दी गई है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से एक और राज्य अलग हो गया, वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना में भी विधान परिषद विद्यमान है। ठीक है, अनुच्छेद 174 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 174 में राज्यपाल राज्य विधानसभाओं का सत्रावसान और सत्रावसान कर सकता है। नोट, विधानसभा का सत्र का स्थगन विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। देखो, यहाँ पे बार बार एक टर्म आ रही है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था, सत्रावसान और सत्रावसान और सत्र का स्थगन, ये सब क्या होता है? देखो, सत्रावसान मतलब आह्वान करना, आह्वान मतलब आह्वान करना मतलब बुलाना, तो ये तो होता है सत्र बुलाना, और सत्र अवसान क्या होता है? सत्र का अवसान मतलब सत्र का अंत करना। तो सत्र आह्वान और अवसान होते क्या है दोस्तों? तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे संसद के 3 सत्र होते हैं, वैसे ही राज्य विधानमंडल के भी 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसूनी सत्र, होता है शीतकालीन सत्र। ऐसे 3 सत्र होते हैं। ये तो क्या हो गए? ये सत्र हो गए। ठीक है, ये 2-2, 3-3, कोई 2 महीने का होता है, कोई 3 महीने का होता है। ये तो हो गए सत्र। अब ये जो सत्र बुलाते हैं, जैसे कि सत्र में एक महीने का अंतर आता है इन तीनों में, है ना, एक महीने का और एक में 2 महीने का अंतर होता है। तो ये जो सत्र पहली बार जैसे बजट सत्र आया, तो बजट सत्र की जो पहली मीटिंग है वो कौन बुलाएगा? मतलब बजट सत्र को बुलाने वाला, सत्र का आह्वान कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, है ना, और वैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति करेगा, है ना। अब बजट सत्र तो बुला दिया, अब बजट सत्र बुला दिया तो बजट सत्र 1 फरवरी से लेके अप्रैल, मार्च, मई तक चलेगा जैसे, है ना। तो बजट सत्र बुला दिया, तो बजट सत्र में कौन सा राष्ट्रपति हमेशा आएगा? नहीं आएगा राष्ट्रपति, सिर्फ वो आह्वान करके चला जाएगा। अब बजट सत्र में ये तो नहीं है कि फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक हर दिन संसद बुलाई जाती है, नहीं, हर दिन नहीं बुलाई जाती, केवल कुछ ही दिनों में बुलाई जाती है। तो जिस दिन सदन की बैठक बुलाई जाएगी, जिस दिन ख़त्म की जाएगी, वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा विधानसभा अध्यक्ष, है ना। मतलब वहाँ पे जो स्पीकर कर रहा था लोकसभा में, वो काम यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष करेगा। तो ये अंतर होता है दोस्तों, सत्रावसान और सत्रावसान, और सत्र का स्थगन और सत्र को बुलाना। तो सत्रावसान तो मतलब एक सत्र का प्रारंभ और एक सत्र का अंत। जब बजट सत्र प्रारंभ होगा तो राज्यपाल आरंभ करेगा, और जब बजट सत्र का लास्ट दिन होगा तो उसे राज्यपाल ख़त्म करेगा। लेकिन जब इनमें बीच की बैठकें होंगी कि किस दिन बैठक बुलानी है, फिर उस बैठक को ख़त्म कब करना है, ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, अब अनुच्छेद 333 में राज्यपाल आवश्यकता होने पर राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य भी मनोनीत कर सकता है। ज़रूरत अगर पड़ती है, एंग्लो इंडियन सदस्य कोई नहीं है विधानसभा में, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? एक एंग्लो इंडियन सदस्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। जैसे कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा था 331 के अनुसार, वैसे ही 333 के अनुसार राज्यपाल हमारी विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। अब 239, यदि राज्यपाल को अपने पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है तो वह अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों, होता ये है कि हमारे यहाँ पे जो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो वर्तमान में 8 हो गए हैं। अब आप सोच 8 क्यों हो गए हैं? मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप सोच रहे होंगे 9 हो गए हैं, 2 नए बने हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, जिसमें पूरा डिस्कशन किया है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आप वहाँ जाके ये चीज़ चेक कीजिएगा और मुझे फिर से बताइएगा कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो वो राज्य, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनके बगल में केंद्र शासित प्रदेश होता है ना। तो अगर
केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक का पद होता है। अगर राज्यपाल को पड़ोसी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका प्रशासक भी बना दिया जाए, मतलब एक राज्य का तो राज्यपाल है और बगल में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका प्रशासक भी उसे बना देते हैं, तो फिर जो केंद्र शासित प्रदेश में वो राज्यपाल किस तरह से काम करेगा यह उसके अपने विवेक पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये है 239 की शक्ति। ये अनुच्छेद ज़रूर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये अनुच्छेद आप याद रखना। 239 में दिया गया है कि अगर राज्यपाल को पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बनाया जाता है तो वह विवेक की शक्तियों का प्रयोग इसमें करेगा। एक अनुच्छेद 200 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है अथवा भेज सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत प्राप्त बिल पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति कितने दिन में देगा और किस प्रक्रिया से देगा, इसका संविधान में ना तो कोई उल्लेख किया गया है और इस पर संविधान मौन है। अतः वस्तुतः 200 को राष्ट्रपति का परोक्ष निषेधाधिकार बोला जाता है। अब दोस्तों हमने वहाँ पे वीटो पावर पढ़ा था, कहाँ पे, लोकसभा में संसद में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है कि अगर वह किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देना चाहे तो वो उस पर निषेधाधिकार का प्रयोग करता है। वीटो मतलब निषेधाधिकार का प्रयोग करता है। कभी जेबी वीटो का प्रयोग करता है तो कभी आंशिक वीटो का प्रयोग करता है। ये हमने वहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कशन किया था। ऐसे ही राज्यपाल के पास भी एक अधिकार होता है। वैसे वीटो पावर तो नहीं होते हैं जैसे राष्ट्रपति के पास होते हैं। जैसे कि राज्यपाल किसी विधानसभा ने कोई प्रस्ताव पेश करके राज्यपाल को भेज दिया तो या तो राज्यपाल क्या करेगा, उस पर अपना हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, हस्ताक्षर कर दिया तो वो विधेयक कानून बन जाएगा। लेकिन मान लो कि हमारे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में है बीजेपी की सरकार। अब केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है वो हमारे यहाँ पे राजस्थान में कोई विधेयक लाया जा रहा है जिसको केंद्र नहीं चाहता कि वो हमारे यहाँ पे कानून बने, तो केंद्र क्या कहेगा अब राज्यपाल को, क्योंकि अंतिम रूप से तो कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास ही जाना है, तो केंद्र क्या कहेगा राज्यपाल को कि आपको इस विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं करने हैं। और राज्यपाल तो कहने को तो हमारा दलीय राजनीति से ऊपर होता है, लेकिन नियुक्त तो उनके द्वारा ही होता है ना, राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना, तो नेता तो उनका ही हो गया वो एक तरह से, तो है ना। तो फिर वो उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, फिर अनुच्छेद 200 का प्रयोग करेगा। और 200 में क्या कहा गया है कि अगर राज्यपाल चाहे तो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। मतलब अब वो विधानमंडल को बोलेगा कि ये विधेयक मैं राष्ट्रपति के पास भेज रहा हूँ क्योंकि इस विधेयक में ऐसे कुछ मतलब हैं मुद्दे जिन पे राष्ट्रपति को विचार करना चाहिए। ठीक है, अब उसने राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो क्या हुआ, अब ये कहीं भी हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उस विधेयक को कितने दिन में वापस लौटाना है और उस पर किस तरह से फैसला देना है, तो नहीं लिखा गया है तो फिर कोई कुछ बोल नहीं सकता, है ना। तो क्या हो गया, ये राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से निषेधाधिकार हो गया। 2-3 तरह के निषेधाधिकार, 3 तरह के निषेधाधिकार तो उसे मिले ही थे, है ना। ये अप्रत्यक्ष निषेधाधिकार हो गया कि मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति को अगर कोई विधेयक भेज देता है तो राष्ट्रपति उसे चाहे जब तक अपने पास रख सकता है, मतलब एक तरह से वो विधेयक खत्म ही हो जाता है वहाँ पे। तो अनुच्छेद 200 को राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निषेधाधिकार बोला जाता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 213 में दिया गया है दोस्तों अध्यादेश, जो हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहे थे अनुच्छेद 123 के अनुसार, वहाँ पे राज्यपाल अध्यादेश जारी कर रहे हैं के अनुसार। ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है आपको कि राज्यपाल के अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में है और राष्ट्रपति के कौन से अनुच्छेद में है। अब देखो कि राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिशों के आधार पर अध्यादेश जारी करके अस्थायी कानून का निर्माण कर सकता है। तो अध्यादेश क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जब संसद के तीनों सत्र नहीं चल रहे हों, मतलब संसद की छुट्टियाँ चल रही हों, जब अगर किसी कानून की ज़रूरत हो तो वो कानून क्या होगा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति, है ना, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल, है ना, चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और वो अध्यादेश एक कानून की तरह ही काम करेगा, है ना। अस्थायी कानून होगा। अस्थायी क्यों? क्योंकि जब भी संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो उस पर 6 महीने के अंदर संसद द्वारा उस जो अध्यादेश जारी किया गया है उसको कानून बनाने के लिए वोटिंग करवाई जाती है। अगर वोटिंग में वो पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है, अगर वोटिंग में फेल हो जाता है तो वो कानून नहीं बनता। और अगर विधानसभा या संसद 6 महीने तक कोई कार्यवाही उस पर नहीं करती है तो 6 महीने बाद वो 6 महीने बाद वो अपने आप समाप्त हो जाता है। तो वो
होता है अध्यादेश, है ना। तो 213 में राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में, मतलब छुट्टियों में, राज्यपाल मंत्रिपरिषद अपनी मर्जी से तो राज्यपाल नहीं अध्यादेश जारी करता है, वह मंत्रिपरिषद की इच्छा पर। मंत्रिपरिषद कौन सी? राज्य की मंत्रिपरिषद, है ना। मतलब सीएम और कैबिनेट मंत्री उसे मिलकर बोलेंगे कि हमें इस समय इस कानून की ज़रूरत है, आप एक अध्यादेश जारी कीजिए, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देगा। तो राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर अध्यादेश जारी करके अस्थायी कानून का निर्माण कर सकता है। अस्थायी इसलिए कि अगर राज्य विधानमंडल नहीं चाहे तो वो कानून नहीं बनेगा। नोट: जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो उस काल को विश्रांति काल कहते हैं। 3 सत्र होते हैं। 3 सत्रों के दौरान बीच में कुछ महीने ऐसे होते हैं, जून और अक्टूबर, जनवरी, जून और अक्टूबर, जिनमें संसद का सत्र नहीं चलता है, तो उन कालों को विश्रांति काल कहते हैं। विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के पश्चात अध्यादेश का अधिकतम जीवन काल 6 सप्ताह का होता है। दोस्तों 6 सप्ताह तक कोई भी, सॉरी मैंने उधर शायद 6 माह बोल दिया, 6 सप्ताह होता है दोस्तों। जैसे कि विधानमंडल का सत्र चालू हो गया, अध्यादेश जारी किया गया था विश्रांति काल में, अब सत्र चालू हो गया, सत्र चालू होने के 6 सप्ताह के अंतर्गत उसे या तो रद्द कर दिया जाता है या उस पर स्वीकृति संसद की मिल जाती है, विधानमंडल की मिल जाती है, या फिर अगर 6 सप्ताह तक कोई कार्यवाही नहीं होती है तो वो क्या होता है कि समाप्त हो जाता है। वर्ष 2015 में पंचायती राज के चुनाव में प्रतिनिधियों को शिक्षित होने की योग्यता का निर्धारण करने के लिए राज्यपाल श्री कल्याण सिंह द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। उस समय दोस्तों जब 2015 में चुनाव होने थे हमारे, तब जो हमारे राज्यपाल है, उन्होंने जो चुनावों में शिक्षित प्रतिनिधि आएंगे, ये कानून बना था ना 2015 में कि सरपंच 8वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, वो सब कानून वो 2015 में बना था। तो उस समय संसद का, ये हमारे राज्य विधानमंडल का विश्रांति काल चल रहा था। तो ये जो कानून बनाया गया था, ये किससे बनाया गया था? श्री कल्याण सिंह जी ने अध्यादेश जारी किया था, उसके तहत ही बना था। लेकिन दोस्तों अब ये फिर से हटा दिया गया है। जैसे ही 2019 में गहलोत सरकार आई है, उन्होंने आते ही सबसे पहला काम यही किया है कि ये शिक्षा की सीमा फिर से हटा दी है। ठीक है। अब अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन दिया गया है। देखो 252 में हमने राष्ट्रीय आपात, 352 में राष्ट्रीय आपात होता है, 56 में राष्ट्रपति शासन होता है और 360 में होता है वित्तीय आपात। तो 356 में जो राष्ट्रपति शासन होता है, वो राज्यों में आपातकाल जब लगता है तो उसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो देखो राज्यपाल की लिखित अनुशंसा पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जिसका आधार क्या होता है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब संविधान में तो ऐसा कहा गया है कि अगर कोई राज्य में वहाँ की सरकार, मतलब वहाँ का विधानमंडल और मुख्यमंत्री सरकार चलाने में विफल हो जाते हैं, या तो फिर वो सरकार टूट जाती है, या फिर उनके बस से बाहर हो जाती है, या फिर वहाँ पे बहुत दंगे हो रहे होते हैं जो वहाँ की सरकार के बस में ही नहीं आ रहे होते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे फिर राज्यपाल जो होता है वहाँ का, वो लिख के केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भेजता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद को कहता है कि ये जो गवर्नमेंट है, इनसे यहाँ का शासन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और वहाँ पे जो कानून बनाने की शक्ति और सारी तरह की शक्तियाँ वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। और राष्ट्रपति के हाथ में आने का मतलब इस पे काम कौन करता है? फिर उस पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद काम करने लगती है, जब तक कि वहाँ पे फिर से चुनाव नहीं हो जाते या फिर से शासन नॉर्मल नहीं हो जाता, है ना। मतलब राष्ट्रपति शासन हट नहीं जाता जब तक। अब कहने को तो ये जब होता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, लेकिन कई बार इसका प्रतिकूल फायदा भी उठाया जाता है जब विपक्ष की सरकार होती है। जैसे मान लो हमारे ये भी विपक्ष की सरकार है, मतलब हमारे यहाँ कांग्रेस है, केंद्र में बीजेपी है। तो मान लो कुछ परिस्थितियाँ ऐसे हो गई कि जो केंद्र सरकार नहीं चाह रही है कि यहाँ पे हो, और हो गई मान लो, तो कुछ ना कुछ मान लो फिर दंगे वंगे भी हो गए, तो वो हमारे राज्यपाल को बोलेगी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन के लिए हमें लिखित में अनुशंसा दे दो, और राज्यपाल दे देता है। फिर यहाँ की जो सारी शक्तियाँ हैं वो गहलोत सरकार से छीन ली जाती हैं, और कौन ले लेते हैं? केंद्रीय कैबिनेट अपने हाथ में ले लेती है। ऐसा होता है रियल में, कई बार ऐसा बहुत बार मतलब फ़ायदा उठाया जाता है ऐसा। तो ये थी दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियाँ। एक बार आपको रिवीजन करा देती हूँ, इसमें भी सारे अनुच्छेद आपको याद नहीं करने हैं, मैं बता देती हूँ कौन से करने हैं। देखो राज्यपाल सबसे पहले तो कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है और इनकी वह नियुक्ति करता है। समाधान का अधिकार 161 में दिया गया है, ये आपको याद नहीं करना अनुच्छेद, बस ये याद रखना है कि समाधान का अधिकार है। सूचना का अधिकार
171 में ये याद रखना है कि 171 में विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है, ठीक है। 174 17वां और 17वां अनुच्छेद याद करने की यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। 333 में वह एक एंग्लो इंडियन, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 239 में स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है जब उसे प्रशासक बना दिया जाता है, ठीक है। 200 इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निषेधाधिकार या फिर परोक्ष निषेधाधिकार। 213 में अध्यादेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 356 का राष्ट्रपति शासन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। देख बहुत सारे लोग रहे हैं पर लाइक बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन भी दोस्तों को ज़रूरत है वहाँ तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचाएँ ताकि वो भी अपने फालतू समय का उपयोग कर सकें। जो लॉकडाउन के समय हम लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो ये जो समय हमारा ख़राब हो रहा है इसका पूरी तरह से उपयोग कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।